बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 14 को डिस्कस किया था, जिसका नाम था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1। इस यूनिट में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2, जिसका नाम है वाटर, को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई वाटर इज़ यूज इन रेडिएटर ऑफ कार्स। कार के रेडिएटर में वाटर को क्यों यूज़ करते हैं। सो द सिंपल रीज़न इज़ दैट the heat capacity of water is too high as compared to other liquid. Its temperature changes very slowly, therefore it is used in radiator. My second question is, what would happen if water, or you can say that if ocean is not present in our earth. ओशियन अगर अर्थ पर ना होते तो एक्चुअली हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होता, कैसे होता। विदाउट ओशियन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकम too high at daytime and too much low at night. Okay, so it's mean that due to high heat capacity and ocean present on earth, the temperature of our earth remain moderate. Okay, third question is, why pure water slightly conduct electric current. जो प्योर वाटर होता है ये हल्का सा करंट को कंडक्ट करता है, क्यों। you know that the phenomena of autoionization of water. Because of autoionization of water, it conducts slightly current. Next question is, what is the composition of water by mass and volume. By its molecular formula, we see that 2 hydrogen and 1 oxygen is combined to form water 1 molecules. So it means that by volume, 2 part of hydrogen and 1 part of oxygen is its volume, and by mass you see that hydrogen has 1 atomic mass unit, 2 ones are 2, and oxygen has 16. 2 और 16 अगर हम इसकी रेशो निकालते हैं तो हमारे पास 1:8 आ जाती है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास एंड वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, आज हम ये जो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं कि क्यों हमारे पास वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्यों हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, इसी तरह बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है। Dear student, all those properties which you can see your necktie, or you can say that all those properties which are measurable are called physical properties, while those properties which you cannot measure, like bond formation, sharing of bond, transfer of bond formation, these are chemical properties. Now the first physical properties of water is, pure water is colorless, odorless and tasteless. अगर हम वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर हमारे पास कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई भी इसका स्मेल वगैरह नहीं होता और इसका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, अगर हम इसके टेस्ट की बात करते हैं, कुछ वाटर हम मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ओशियन वाटर इज का कोई ना कोई टेस्ट होता है नमकीन सा, तो इट इज़ ड्यू टू द डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड गैसेस। कुछ वाटर का टेस्ट होता है, वो टेस्ट होने की रीज़न क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे साल्ट और गैसेस डिज़ोल्व हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट। अगर हम इसकी स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट बेसिकली पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर हमारे पास तीनों फिजिकल स्टेट के अंदर अवेलेबल है। लाइक सॉलिड में हमारे पास आइस में अवेलेबल होता है, लिक्विड में हमारे पास लाइक नॉर्मल वाटर, और गैसेस में हमारे पास वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ पॉइंट इस इसकी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये तो सभी को आपको पता होगा कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा अगर हम पीएच की बात करते हैं, इसकी वाटर की पीएच हमारे पास, एज यू सी दैट वाटर इज़ न्यूट्रल कंपाउंड बिकॉज it does not have hydrogen and hydroxyl ion, or you can say that the number of hydrogen and hydroxyl ion become equal. So the pH of water is neutral and, और अगर हम लिटमस पेपर को प्योर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। इट्स मीन दैट प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर। पॉइंट नंबर 6,
प्योर वाटर हैज़ मिनिमल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत कम कंडक्ट करते हैं। ये क्यों कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करता क्यों है? तो आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे वाटर मालिक्यूल हैं, लाइक मिलियन वाटर मालिक्यूल हैं, और उस मिलियन वाटर मालिक्यूल के अंदर एक वाटर मालिक्यूल क्या करता है, अपने दूसरे वाटर मालिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और हाइड्रोक्सल और हाइड्रोनियम आयन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो मैंने कहा अगर 1 मिलियन के अंदर एक मालिक्यूल टूटता है तो आप देख सकते हैं कि लेट सपोज एक ग्लास वाटर के अंदर एक मालिक्यूल अगर आपके पास टूट रहा है तो इट्स मीन दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उन आयन की वजह से बहुत कम होगी। ओके, बहरहाल अगर हम अगर हम वाटर के अंदर साल्ट की एडिशन करवाएं, साल्ट को डिज़ोल्व करवाएं तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम ज़्यादा करवा सकते हैं। सी वाटर में ज़्यादा करंट पास होता है। इसकी रीज़न यही है कि इसके अंदर बहुत सारे साल्ट डिज़ोल्व हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 7, वाटर इज़ पोलर इन नेचर, और यू कैन से दैट वाटर मॉलिक्यूल इज़ पोलर because the electronegativity of oxygen is higher than hydrogen, so that's why it get partial negative and hydrogen get partial positive charge, so that's why it is polar in nature. Point number 8, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वाटर की जो हमारे पास डेंसिटी है वो आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसकी डेंसिटी होती है। ये बात याद रखनी है कि डेंसिटी का हमारे पास डेंसिटी टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती रहती है, इसलिए आपके पास यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डेंसिटी की बात की है। क्लियर? उसके अलावा पॉइंट नंबर 9, इट हैज़ हीट कैपेसिटी ऑफ 4.818 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसकी हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी हमारे पास 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सबसे पहले हीट कैपेसिटी होता क्या है? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस हो किसी भी चीज़ का, उसका अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 ग्राम चीज़ का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कितनी अमाउंट की हीट आपको रिक्वायर्ड होगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलेंगे हीट कैपेसिटी। क्लियर? 1 ग्राम चीज़ किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी वाटर की होती है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर हो तो वो हमारे पास इतनी हीट को क्या करता है, इतनी हीट को लेता है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल रिपीट दिस। अगर 1 ग्राम वाटर हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो उसके लिए मुझे 4.18 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 10, वाटर कंडक्ट हीट मोर इजीली देन एनी अदर लिक्विड। अगर हम इसकी कंडक्शन की बात करें तो हमारे पास वाटर की हीट की जो कंडक्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड बहुत ज़्यादा है, या ये एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड हीट को ज़्यादा कंडक्ट करता है, इसलिए हमने कहा इसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट वाटर की। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें, वाटर की सरफेस टेंशन एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड भी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन होता क्या है। डियर स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा अगर हम किसी भी वाटर को ज़मीन पे गिराते हैं या कहीं भी फेंकते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट से बन जाते हैं, गोल गोल से उसके ड्रॉपलेट बन जाते हैं। तो वो ड्रॉपलेट क्यों बनते हैं? जैसा कि आप अगर लेट सपोज किसी भी बर्तन के अंदर पानी को लेते हैं तो बर्तन के जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं, और खींचने की वजह से उनकी सरफेस के ऊपर टेंशन लग रही होती है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर? इनर मॉलिक्यूल का आउटर मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके जो सरफेस होता है, सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लग रहा होता है,
टेंशन लग रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास लिक्विड का जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो गोल सा हो जाते हैं साइज़ में। मतलब आपने देखा होगा वाटर का ड्रॉपलेट वो गोल सी शेप इख्तियार कर लेते हैं, तो इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो बाकी तमाम लिक्विड से ज़्यादा वाटर की सरफेस टेंशन होती है, क्योंकि वाटर के अंदर एक वाटर मालिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मीन टू से हर तरफ वाटर मालिक्यूल को दूसरे इनर मालिक्यूल अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेंगे। सो इसलिए इसकी सरफेस टेंशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सरफेस टेंशन इज़ बेसिकली सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कम से कम रखने के लिए जो फोर्स होती है, जो टेंशन होती है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ओके, एंड वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन। बिसाइड दिस, latent heat of vaporization of water is 41 kilojoule per mole and latent heat of fusion of water is 6 kilojoule per mole। सबसे पहले पता होना चाहिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन होता क्या है। मैं हीट ऑफ फ्यूजन बता देता हूँ, वेपोराइजेशन भी सेम ही है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक मोल किसी भी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक मोल किसी भी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर चेंज करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक मोल किसी भी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए या वेपर में चेंज करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मोल वाटर को गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें 41 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक मोल अगर मेरे पास लेट्स सपोज सॉलिड फॉर्म में आइस है तो उसको चेंज करने के लिए मुझे 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? एक मोल किसी भी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर चेंज करने के लिए मुझे इतनी हीट देनी पड़ेगी। So these are some of the physical properties of water which are very very important for your board exam. Now students, next is the chemical properties of water. जैसा कि शुरू में बताया कि वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास बॉन्ड पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जिसका नाम है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें कि वाटर कितना स्टेबल है, कितना हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर को देखने के लिए हम कहते हैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि अगर मैं एक वाटर मालिक्यूल को लेट्स सपोज वाटर मालिक्यूल में को इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो मेरे पास 1% मालिक्यूल जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 99 मालिक्यूल्स हैं वाटर के, तो उसमें से एक मालिक्यूल जो वाटर का है वो इस डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। क्लियर? इस डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ टू मच हाई, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट वाटर इज़ थर्मली स्टेबल। ओके, और थर्मल स्टेबल इसलिए क्योंकि 100 मालिक्यूल में से सिर्फ एक मालिक्यूल क्या होता है, स्प्लिट होता है, टूटता है, इट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये ट्यूब बाद में लगाया जाता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ 1 वाटर मालिक्यूल लेता हूँ तो 1 वाटर मालिक्यूल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर? ऑक्सीजन यहाँ 2 और में तो नहीं टूटता ना, O2 में बनता है, तो O2 अगर आप लगाएंगे तो यहाँ O2 हो जाएगा, तो O को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं और 2 यहाँ लगा दी तो हाइड्रोजन 4, और इधर भी आपको हाइड्रोजन 4 करने के लिए लगाना पड़ेगा।
उसके बाद आते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। आप इसको हाफ भी लिख सकते हैं, H2O लिख लें, H2O कर लें, फिर H2 लिख लें और हाफ 1/2 O2 लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये वाला ज़्यादा सूटेबल होगा। रिएक्शन विथ मेटल्स, अगर हम वाटर की रिएक्शन करवाएं मेटल से, मेटल्स में बहुत सारे मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, हार्ड होते हैं। हम कुछ सॉफ्ट मेटल अल्कली मेटल की बात करते हैं। हमारे पास अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, इस तरह के मेटल के साथ ये कोल्ड वाटर की फॉर्म में रिएक्ट होते हैं और हमारे पास हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर? वाटर रिएक्ट विथ अल्कली मेटल with cold water and form hydroxide and hydrogen gas. Sodium when react with liquid water they form sodium hydroxide and hydrogen gas, और हाइड्रोजन गैस आपके पास उस रिएक्शन से निकल जाती है। इसी तरह पोटाशियम वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स। याद रखिएगा, इसमें अक्सर ब्लैंक्स वगैरह के अंदर भी पूछा जा सकते हैं या नॉर्मल पूछा जा सकते हैं कि अल्कली मेटल के साथ कोल्ड वाटर रिएक्ट करते हैं, हॉट रिएक्ट करते हैं या स्टीम रिएक्ट करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए अल्कली मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम अल्कलाइन रिएक्शन विद अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट होते हैं। क्लियर? अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम विद अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम रिएक्ट विद, आप कैल्शियम को पानी के अंदर डालेंगे रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप कैल्शियम को पानी के अंदर डालेंगे और पानी को हीट करेंगे या गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो आपके पास रिएक्शन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर? तो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब भी वाटर मिलता है तो आपको वाटर को हीट करना पड़ेगा, मतलब आपके पास कोल्ड वाटर की फॉर्म में ये रिएक्ट नहीं होता। ओके, उसके बाद स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम हमारे पास स्टूडेंट अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम हमारे पास कैल्शियम से ग्रुप से ही बिलोंग रखते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम की साइज़ में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक का साइज़ छोटा होगा, एक का बड़ा, क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप में बिलोंग रखते हैं, लेकिन आपको पता है मैग्नीशियम ऊपर होता है और कैल्शियम उसके नीचे होता है। तो कैल्शियम को अगर आपने, हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे पास कोल्ड और हॉट वाटर में रिएक्ट नहीं करता, जबकि हमारे पास स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ये हमारे पास स्टीम की फॉर्म में जो वाटर है इसके साथ रिएक्ट होते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 to the 4 तो 2 टाइम हाइड्रोजन 2 लगाना है, मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो 2H2O बनेगा, 2H2 बनेगा। क्लियर? इसी तरह जिंक की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक भी हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है और मैग्नीशियम की भी 2 होती है, इसलिए मैग्नीशियम भी 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन भी, इसलिए 1:1 के साथ ये कंबाइन होकर हमारे पास मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। तो स्टूडेंट इससे आगे जो रिएक्शन रह जाती हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने वाटर की फिजिकल अपीयरेंस की बात की थी कि हमारे पास वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एंड द टेस्ट ऑफ सम वाटर इज़ ड्यू टू डिजॉल्व साल्ट एंड गैसेस इन वाटर। ओके, नेक्स्ट हमने स्टेट की बात की थी। हमारे पास वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, नेक्स्ट पीएच ऑफ वाटर की हमने बात की थी। पीएच ऑफ वाटर एज यू नो दैट water is neutral because it contain hydroxyl and hydrogen ion which are equal in number and it does not change the color of litmus paper। फिर conductivity की हमने बात की थी, पॉइंट नंबर 4। water has minimal electrical conductivity but its conductivity increases with electrolytes or you can say that dissolved salt in it। उसके बाद heat capacity की बात की थी हमने। Water has high heat capacity of 4.18 joule per gram degree centigrade and what is heat capacity? The amount of heat required to
rise the temperature of 1 gram by 1 degree centigrade, change in temperature is called heat capacity. And then point number 6, density. Water has 1 gram per centimeter cube density at 4 degree centigrade. Point number 7, latent heat of fusion and vaporization. The latent heat of fusion of water is 6 kJ per mole, while the latent heat of vaporization of water is 41 kJ per mole at 100 degree centigrade. Next we discuss about the chemical properties of water, and in chemical properties of water we discuss the chemical reaction with alkali metal. All alkali metal react with cold water to form hydroxide as well as hydrogen gas. And then we discuss about the thermal stability of water. Water is very thermal stable compound. This is because only 1% of its molecule is decomposed into its component like hydrogen and oxygen at 2000 degree centigrade. Point number 11, chemical reaction with alkaline earth metal. Different alkaline earth metal react with differently, like when calcium react with hot water, while zinc and magnesium react with steam to form magnesia oxide and zinc oxide, and as well as hydrogen gas. Dear student, I hope all these main point is also clear. Now your lecture is homework is write whole lecture on your worksheet. और स्टूडेंट अक्सर मैंने आपके जो पिछले वीक के होमवर्क चेक किए हैं उसमें बाद ने फ़्लो चार्ट मिस किया हुआ है, बाद ने कोई टॉपिक ही मिस किए हुए हैं, बाद में पॉइंट्स मिस किए हुए हैं। तो याद रखिएगा मैं आपके हर एक पॉइंट को चेक करता हूं और इसी हिसाब से मैं आपके मार्क्स लगाऊंगा। तो आपने किसी भी चीज़ लेक्चर में जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पेपर के ऊपर लिखा हुआ है हर उस पॉइंट को आपने होमवर्क शीट्स के ऊपर मेंशन करना है। अगर मिस होगा तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।